गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ईवीएस का चैप्टर 19 कर रहे थे, अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने बीज की कहानी सुनी थी, जिसमें वह बाजरे का बीज था। आप सभी ने बाजरे को भी देखा, कैसे आप बाजरे की खेती होती है और कैसे वो बीज ने अपनी कहानी सुनाई। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। हमने इसका पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आई होप आपने वीडियो को देखा होगा और ध्यान से समझा होगा। आइए अब हम इस पार्ट को आगे पढ़ते हैं। बदलाव। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे बांध क्या होता है। देखिए, जहाँ पर बहुत बड़ी सी नदी होती है उसके बीचों बीच यहाँ पर बांध बनाया जाता है। बांध एक बहुत ऊंची सी दीवार कहते हैं जिसे। इससे हम पानी के बहाव को रोककर वहां पर पानी को रोक लेते हैं और फिर तेजी से पानी को गिराते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी बिजली बनाई जाती है। और इससे पानी की बचत भी होती है और कुछ पानी को ऐसे हम कनाल बना देते हैं, नहर बना देते हैं, जिससे खेतों की सिंचाई होती है। तो ऐसे बांध बनाए गए थे। फिर बिजली भी पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह यानी कि गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हो। दामजी के खेतों में हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत नहीं थी। अब तो खास मौकों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने का स्वाद को याद करते। ये देखिए, पुराने समय में क्या होता था, वो लोग खुद ही खेती करते थे और खुद ही बीज उगाकर जब उससे फसल तैयार होती तो उसका अच्छा नाश्ता करते थे और खाना खाते थे। देखिए, बाजरे की रोटी है, ऐसे वो लोग पहले जमाने में खाते थे। मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़ी आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीजें लाया। पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते थे, वह काम ट्रैक्टर कर लेता था। देखिए, उसने ऐसे एक ट्रैक्टर खरीदा। जो काम वो पहले बैलों, आपने देखा होगा कि बैल खेत को जोतते थे, लेकिन उसने एक ट्रैक्टर खरीदा जिससे वो सारी खेती बाड़ी करता था। उसने पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। देखिए, ऐसे उसने यहाँ पर एक ऐसे कनाल बना लिया था, जिसमें पानी का वाटर पंप लगवा लिया था। उसने ट्रैक्टर खरीद लिया था जिससे वो खेती करता था। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, ये कैसी तरक्की, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेत का काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। यानी अगर हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो यानी बैल कोई भी नहीं चलाता था, सब काम मशीनें करने लग गई, तो हाथ का काम बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। तो ये कैसे अब है, हाउ फार्मिंग वॉज डन। दामजी भाई के टाइम पे कैसी फार्मिंग होती थी और हसमुख के टाइम पे कैसी फार्मिंग होती थी। अब इसमें है हाउ फार्मिंग वॉज डन, कि दामजी भाई के टाइम में कैसे फार्मिंग होती थी और हसमुख के टाइम में। इरिगेशन फ्रॉम रिवर वाटर, वो नदी में से पानी लेते थे और सिंचाई करते थे, लेकिन वो सब उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया था, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। जो दामजी भाई थे वो बहुत सारी तरह के अलग अलग वेजिटेबल्स और ग्रेन्स उगाते थे, जैसे बाजरा ज्वार। लेकिन जो हसमुख था उसके टाइम पे उन्होंने सिर्फ वही क्रॉप मार्केट में बेची जिसके उन्हें ज़्यादा पैसे मिले, जैसे वीट और कॉटन। फार्मर्स जो है वो सीड्स को स्टोर करके रखते थे, यानी कि बचा कर रखते थे ताकि अच्छी क्रॉप हो अगले बार। लेकिन ये लोग क्या करते थे, नए नए सीड्स खरीदते थे बाजार से। जो दामजी भाई थे वो रिवर वाटर को यूज़ करते थे और इन्होंने इलेक्ट्रिक पंप लिया था जिससे वो कनाल से पानी लेते थे। ये क्या करते थे, बैलों को यूज़ करते थे खेती करने के लिए, लेकिन इसने मोटरसाइकिल खरीद ली थी और नए नए मशीन्स खरीद लिए थे, ट्रैक्टर
जैसे कि ट्रैक्टर खरीदा था हसमुख ने। ये होता है कनाल इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम नदी के ऊपर एक डैम बना देते हैं जिसे एक लार्ज वॉल बोलते हैं। यहाँ पानी इकट्ठा होता है और जब पानी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो पानी को छोड़ देते हैं। और इसके साइड में कुछ कनाल होती हैं जो कि खेतों की तरफ जा रही होती है, जहाँ वो पानी चला जाता है। देखिए, इसे हम बोलते हैं कनाल इरिगेशन सिस्टम। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं खर्चे पर खर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गायें बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नहीं महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। उफ, क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफी पैसा इन पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे। मुनाफे का पैसा बैंक में के कर्जे में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना मुश्किल होता जा रहा था। अब आप सब ये देख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने खेती में क्या क्या बदलाव कर दिए। इतनी महंगी खाद खरीदने लगे। पहले वो गोबर से खुद खाद बनाते थे और खुद मेहनत करते थे। अब उन्होंने मशीनों को यूज करना शुरू कर दिया। पहले उनके जो बीज होते थे वो उन्हें बचा कर रखते थे कि उन्हीं बीजों का इस्तेमाल, लकड़ी के बक्से में रखते थे ना बीज, लेकिन अब उन्होंने नए बीज यूज करने शुरू कर दिए जिसमें कीड़े लग जाते थे। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा है। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, बा दादाजी का वह पुराने बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। अब समझे मैंने तुम्हें यह कहानी क्यों बताई। तो इस तरह बीज अपनी कहानी बता रहे हैं कि किस तरह उनका सर्वनाश हो गया। यानी कि उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं गया और उन्हें ऐसे ही एक बंद डिब्बे में रख दिया गया। हाउ फार्मिंग वॉज डन। जो दामजी भाई थे और आजकल कैसे फार्मिंग होती है इसमें आप खुद देख सकते हैं। वो रिवर का पानी लेते थे, नदी का पानी, इन्होंने कनाल बना लिया। ये सब तरह के फल और सब्जियां उगाते थे और ये इन्होंने सिर्फ वीट और कॉटन उगाई। ये सीड्स को अच्छी तरह से स्टोर करके रखते थे कि अगले सीजन में काम रखेंगे, लेकिन उन्होंने बाजार से खरीदने शुरू कर दिए। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। हसमुख के खेतों की उर्वरा शक्ति अत्यधिक उर्वरक के उपयोग से खत्म हो गई होगी। यानी कि उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज कर दिए तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। उसके द्वारा खेती और ट्रैक्टर आदि के वास्ते ले गए बैंक का कर्ज भी वो चुका नहीं पाया और वह खेती भी नहीं कर पा रहा होगा। इसके बाद आपकी बुक में 3 प्रश्न और हैं। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा। अब आप लोग बताइए। जब उसने इतने ज्यादा खाद और रसायन के इस्तेमाल किया तो एक ही फसल बार बार उगाने से उसकी जो खेत थे उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई। यानी कि उर्वरा शक्ति का मतलब होता है कि जब हम खेती करते हैं, अगर खेतों पर अच्छे से जमीन है तो उस पर अच्छी खेती होती है। सभी किसान जो है कपास उगाने के कारण उसकी कीमत भी नहीं मिल रही थी उसको, उसने अपना कर्जा लिया था बैंक से उससे, इसलिए उसके बेटे को खेती नहीं करके ट्रक चलाना पड़ा। बीच को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं। तुम्हें क्या लगता है। हाँ, हमें भी यही लगता है कि ये तरक्की नहीं है। मैं समझता हूँ कि बीच का शक सही था। खेती के नए तरीकों के द्वारा खेतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, जिसके कारण खेत अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगता है तथा धीरे धीरे बंजर हो जाता है। भूगर्भीय जल का सिंचाई आदि कार्यों के लिए अत्यधिक दोहन से यह जमीन में काफी नीचे तक चला जाता है और भविष्य में बहुत कम जल बचता है। एक मशीन आदमी से ज्यादा काम कर सकता है, परंतु इससे कई लोग बेरोजगार होते हैं, इसलिए इसे तरक्की नहीं कहते। ये वास्तविक तरक्की नहीं है। क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिन पर तरक्की हम नहीं मान सकते, बल्कि इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे एक झुग्गी वाले बस्ती को हटाकर एक बड़े होटल और मॉल को बना दिया इन्होंने। इससे तो वह जगह काफी सुंदर और व्यापार का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर अनेकों तरह व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, परंतु वे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाता है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसे हम तरक्की नहीं कहेंगे। लोग ऐसे ही करते हैं। वैसे ही दामजी भाई को साथ भी हुआ था कि वो तरक्की के नाम पर उनका ही नुकसान हो गया।
अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही एक किसान है नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने शाहूकार से भी काफी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े कारोबारी, उद्योगपति, व्यापारी जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटों की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1957 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो। यानी कि किसान आजकल के समय में क्या हो रहा है, किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है और वो कर्जा लेते हैं, और जब कर्जा नहीं चुका पाते तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और कुछ लोग जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं जिससे वो फांसी लगा लेते हैं। आजकल भी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है, और वो यही तरह की मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी ऐसे कुछ कानून आए जिससे हमें अच्छे पैसे मिले, खेती अगर हम करते हैं तो उसके अच्छे पैसे मिले। गुजरात में रहने वाला कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर का फॉर्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी, तुम भी पढ़ो। देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा वो तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरे जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एक आध सूखी शाखा देखकर लगा कि उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए, हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री से बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ें, पत्तों, शाखाओं में सड़ने के और केंचुओं से। ध्यान से जमीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, और इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यानी जो केंचुए हैं वो किसानों के दोस्त कहलाते हैं, क्योंकि ये जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और छेद कर देते हैं। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे से खाद बन जाती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने एक फार्म में उगे कई फल भी चखे। मजा ही आ गया, और एक तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने। यानी इस आर्टिकल से आपको क्या पता लगता है, जो केंचुए होते हैं वो किसानों के दोस्त होते हैं, और हम जैसे वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, हम उसके जो छिलके होते हैं उसे फेंक देते हैं। अगर हम उसे बचा के रखें और उससे हम खाद भी बना सकते हैं। बाजरे के बीज का सफर खेत से प्लेट तक। अब आपके सामने एक चित्र यहाँ पर दिखा रहे हैं। चित्र को देखो कि हर चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र 2 में बाजरे की बाली ओखली में रखी है। मसूली से कूटकर बाजरे के दानों को अलग करते हैं। अलग किए बाजरे के दाने चित्र 3 में दिख रहे हैं। फिर इसे थ्रेशर से अलग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया। सबसे पहले वो बाजरे को ऐसे तोड़ते हैं, फिर उसके ऐसे बनाते, उसकी बालियों को निकालते हैं, फिर उसे कूटते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, गूंदते हैं, और फिर उसे पीसते हैं, फिर उसे आटा बनता है, फिर उससे रोटी, फिर वो रोटी बनाते हैं, पकाते हैं, तब जाके हमें रोटी मिलती है। तो इसका मतलब है कि कितने लंबे प्रोसेस के बाद आपके प्लेट में रोटी आती है। जब किसान खेती करेगा, फिर उसे साफ करेंगे, फिर उसे छानेंगे, उसके बाद उसका आटा बनाएंगे, उसके बाद उसका गूंदेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर उसे सेकेंगे, उसके बाद आपकी थाली में रोटी आती है। तो देखिए ये क्या है, बाजरे के बीज का सफर है खेत से प्लेट तक। ये खेत से लेकर प्लेट तक आपके पास खाना कैसे पहुंचता है। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बारे में हम दोनों वीडियोस में जान चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। सभी बच्चे इन दोनों वीडियोस को दोबारा देखें जिससे आपको ये चैप्टर समझ आ जाए। थैंक यू।